नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केवीएस पाठशाला में। आज अपन बात करेंगे समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। और उसकी हम विस्तृत जानकारी देंगे यहाँ पर इस वीडियो में आपको। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो हम उस हिसाब से बनाएंगे कि ताकि जो नए बच्चे हैं जो जो पहली बार फॉर्म भरेंगे और उनको जानकारी नहीं है, बहुत से छोटे छोटे पॉइंट ऐसे होते हैं कि उस नोटिफिकेशन में उनसे छूट जाते हैं। वो पूरे जो विज्ञप्ति है, डिटेल विज्ञप्ति जो होती है, वो उसमें पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है बहुत लंबा होता है। इसलिए वो पॉइंट छूट जाते हैं और गलतियां हो जाती है, और जिस वजह से फिर बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, कुछ जो बेसिक बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको पहले बता देंगे। जिनको अगर पूरी डिटेल में नहीं सुननी वीडियो, तो आपको पहले बता देंगे। आप पहले जानकर आप देख के आप हट सकते हो। बाकी जो बच्चे पहली बार फॉर्म भरने, उनको पूरी जानकारी दी जाएगी, जो कि ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। तो सबसे बेसिक डिटेल यही है। आज ये सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो है जारी कर दिया है। समान पात्रता परीक्षा कार्य जो है सीनियर सेकेंडरी स्तर का है, मतलब कि ये 12th लेवल का है। 12वीं पास वाले जो बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो है कौन कौन सी भर्तियां जो है शामिल है, जिसमें कि आप इसका होना जरूरी है, समान पात्रता परीक्षा का पास होना जरूरी है। वो 14 भर्तियां इन्होंने शामिल करी है। इन भर्तियों में अगर आपको मेन एग्जाम में बैठना है, जब वैकेंसी आएगी, तो आपके पास में समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी 12th स्टैंडर्ड का पास होना आपका ज़रूरी है। ये इसके लिए मैंडेटरी है, तभी आप जो है फॉर्म भर पाओगे उस समय पे जब वैकेंसी आएगी। तो 14 भर्तियां इन्होंने शामिल करी है। वो 14 भर्तियां जो हैं वो कौन कौन सी है वो अपन देख लेते हैं बच्चों। पहली है इसमें राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा बनपाल की जो है, ये जो है सेवा का नाम है। और इधर जो है कौन सा पोस्ट जो होती है, नाम जो है वो ये है इसका। तो ये राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा में जो है बनपाल होते हैं। राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा होती है, उसमें छात्रावास यानी कि जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो है। एक है अपने राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा में, ये आता है अपने जमादार ग्रेड सेकंड आता है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में कांस्टेबल की जो भर्ती होगी वो इसमें शामिल कर ली गई है। ये बड़ी अपडेट है आपकी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है 12th स्टैंडर्ड से सीईटी पास होना जरूरी है आपको। बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, आप रेडी रहना। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, यानी कि ये जो है लिपिक ग्रेड सेकंड द्वितीय, और लिपिक ग्रेड ये राजस्थान सचिवालय लिपिक ग्रेड ये सेवा, यानी कि लिपिक ग्रेड द्वितीय। इसका किसका, ये दोनों अलग अलग है। ये आरपीएससी है, और दूसरा जो है अपना राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा है। इसमें जो है ये दोनों की, यानी कि एलडीसी ग्रेड सेकंड ये है। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा में जो है आपका कनिष्ठ सहायक है। ये कौन कौन से में कनिष्ठ सहायक यहाँ तक है, यानी कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिपिक वर्गीय सेवा, राजस्थान पंचायती राज और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा में, और अपना जो है राजस्थान कृषि उपज मंडी में भी जो कनिष्ठ सहायक के जो पोस्ट होंगे वो आपके लिए सबसे पहले जो समान पात्रता परीक्षा 12वीं स्तर की जो है वो आपको पास होना जरूरी है। एक 12वें नंबर की जो भर्ती है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम, यानी कि इसमें भी जो है एलडीसी ग्रेड सेकंड का जो है यहीं से लेंगे ये। और राजस्थान राज्य प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसमें भी जो कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती आएगी वो भी सीईटी 12th स्टैंडर्ड के थ्रू ही आपकी आएगी। एक जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए में जो कनिष्ठ सहायक होती है उसकी भर्ती जो है इसमें सम्मिलित की रही है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों किसकी, जो इसकी जो पहले अपन उनको बता देते हैं जिन बच्चों को जल्दबाजी है। तो भाई, ऑनलाइन जो फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो 24 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। 24 जून से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और आपके 23 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ये इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। आपकी फॉर्म जो है 24 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, 23 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। एसएसओ आईडी से आप लॉगिन करके जो है फॉर्म भर सकते हो। एसएसओ आईडी से आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हो। ओटीआर आपने किया हुआ हो पहले से। अगर आप पहली बार ओटीआर करोगे तो आपको फी पे करनी पड़ेगी, और अगर आपने पहले से ही ओटीआर अगर कर रखा है तो आपको फी पे करने की जरूरत नहीं है। अपन देख लेते हैं एक ये इम्पोर्टेंट क्या है इसकी, जी हाँ, एलिजिबिलिटी। अगर मान लो इसका जो वैलिडिटी कितनी रहेगी, कि यानी कि जो है ये मान्य कितने वर्ष के लिए रहेगी। मान लो आपने सीईटी इस बार आपने देनी है, और इसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड किया है इसमें। पहले जो थी वो सीईटी जो पिछली बार जो हुई थी वो 1 वर्ष के लिए थी उसकी वैलिडिटी, जो कि फरवरी में आपकी जो है समाप्त हो गई उसकी वैधता। अब जो इसकी वैधता है वो 3 वर्ष इन्होंने रखी है, ये ध्यान रहे।
3 वर्ष तक आप जो है, अगर आपने इस बार आपने पास कर ली तो नेक्स्ट अगले 3 साल में कोई भी भर्ती जो आएगी उससे आप मतलब इसमें एलिजिबल रहेंगे। जो ये 14 जो भर्तियाँ हमने बताई, इनमें से कोई सी भी भर्ती अगर अगले 3 साल में आती है और आपने ये जो पास कर रखी है, तो आप जो है उस भर्ती में फॉर्म भर सकते हो। एक चीज़ जो इन्होंने बताई है कि भाई जो भी मतलब ये जो पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। मान लो कि आपने आपका स्कोर इस बार थोड़ा-सा कम था या जो भी था, तो आप अगर स्कोर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो भी आप जो है अपना दोबारा भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो सीईटी का 12th स्टैंडर्ड का, और अगले 3 वर्ष में मतलब जैसे भर्ती आई 2027 में, तो 27 से लेके 26, 25 और 24 यानी कि पिछले 3 वर्ष में से जिस भी सीईटी में आपके ज़्यादा स्कोर होगा, उसका स्कोर आपका जो है मान्य किया जाएगा। लेकिन अपन बात करें कि अब ये पहली बार हो रहा है, 3 वर्ष का जो वैलिडिटी है, वो वैधता है जो आपकी, वो पहली बार हो कंसिडर की जा रही है। पहले तो 1 वर्ष की वैधता थी, तो इसलिए आपकी जो पिछली जो थी, जो सीईटी आपने दी थी, पास की थी, तो उसकी वैधता जो है फरवरी में समाप्त हो चुकी है। इसमें इन्होंने साफ लिखा भी है कि उसकी वैधता 16 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई थी। तो जिन बच्चों ने मान लो पहले पहले सीईटी 12th स्टैंडर्ड की पास कर रखी है, तो उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, उनको फॉर्म भरना पड़ेगा भाई फिर से। उन्होंने बोला पुनः आवेदन करना पड़ेगा, साफ-साफ इन्होंने लिख दिया है कि आपको भी पुनः आवेदन करना पड़ेगा, आपको फिर से जो है सीईटी एग्ज़ाम जो है पास करनी पड़ेगी, ठीक है? एक चीज़ अपन बात कर लेते हैं कि वह समान पवित्र ये जो है नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, आपको भाई 40% मिनिमम पासिंग मार्क जो है लागू कर दिए हैं इन्होंने। यूआर वालों के लिए 40% है, और अदर देन यूआर जो है, यानी कि कौन-कौन से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बैकवर्ड क्लासेस के जो हैं, उनके लिए 35% जो है आपका पासिंग मार्क्स रखा है इन्होंने, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितना रखा है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% यूआर वालों के लिए है और 35% जो है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है भाई। अपन बात कर लेते हैं, ये छठा पॉइंट जो है, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में उल्लिखित किसी भी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, यानी कि कोई भी जो आयु वगैरह जो है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो वो ये जो 14 विभाग के जो भी नियम है, तो वो उस टाइम पे जो उसकी जो नोटिफिकेशन आएगा, भर्ती आएगी, मेन जो एडवर्टीजमेंट आएगा, उस टाइम पे वो अपने हिसाब से जो भी उनके नियम के हिसाब से वो अपनी योग्यता रखेंगे कि किसको कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन आपका इस सीईटी का पास होना तो आपको वहां पे भी मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की अपन बात करें तो ओटीआर करना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये आपको बता ही दिया है। एसएसओ के थ्रू आप एसएसओ आईडी के थ्रू आप वो जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। सबसे मेन चीज ये है कि भाई आपको अपनी ही एसएसओ आईडी से फॉर्म भरना है यार, प्लीज ये गलती मत करना। पहले भी मैंने नोटिस किया था, जो आरपीएससी की कई भर्तियां ऐसी थी, अब जिसमें अभी बात करें जैसे कि आरपीएससी एसआई की बहुत ज्यादा चर्चित भर्ती रही है, उसमें बच्चों ने क्या कर रखा था कि किसी फ्रेंड के से या मतलब जहाँ भी फॉर्म भर पाया था, तो उन्होंने किसी और की एसएसओ आईडी से फॉर्म अप्लाई कर रखा था। तो उस वजह से उनको दोबारा अपनी ही एसएसओ आईडी में ट्रांसफर करवाना पड़ा फॉर्म, और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। लेकिन अब इन्होंने साफ साफ कर दिया है, क्योंकि वो उस टाइम पे जो है ओटीआर का मैटर नहीं था 2021 में। अब ओटीआर का जो प्रावधान है वो कर दिया है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ही एसएसओ आईडी से फॉर्म अप्लाई करना। ये गलती मत करना, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी जो जो बिना मतलब में 1 वर्ष की जो है माटी हो जाएगी बिल्कुल यार, 1 वर्ष का आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। अपन करें बात, ठीक है, ये सुनिश्चित सेकंड, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात कर लेते हैं बच्चों। खुद देखो इन्होंने बोल दिया है, ये आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा अगर आपने किसी अन्य दूसरी एसएसओ आईडी से फॉर्म भरा है तो, ठीक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र, यानी कि आपका जैसे ही आप ओटीआर से फॉर्म भरोगे तो आपको एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। जब तक अगर आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हुई है, तो ये मान लो आपका फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए ये सुनिश्चित कर लें कि आपका जो है एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाए, उसके बाद ही आपका फॉर्म जो है कंप्लीट होगा। अगर आपको फॉर्म भरते समय किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है, तो आप यहाँ इन्होंने जो ये है ईमेल आईडी दे रखी है, इन ईमेल आईडीज पे आप मेल कर सकते हो, और ये जो है मोबाइल नंबर भी, ये जो टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हो अगर किसी भी प्रकार की आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो। किसी भी प्रकार का डाउट है तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, प्लीज
अपने से दिमाग ना लगाएं, आप यहाँ सीधे इनसे बात कर लेना। क्योंकि अभी जो एक भर्ती का रिजल्ट आया है राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्निकल हेल्पर में, तो उसमें क्या है, कुछ बच्चों ने जो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इक्विवेलेंट को देखते हुए उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था और वो पास भी हो गए। और मजे की बात यह है कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो इक्विवेलेंट उन्होंने माना ही नहीं है। राजस्थान विद्युत विभाग जो है उन्होंने इक्विवेलेंट नहीं मानी उनकी डिग्री। ऐसी गलती आप ना करें। आप कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली ये जो कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दिए हुए हैं या साइट जो दी हुई है, मेल आईडी जो दी हुई है, इस पे आप संपर्क कर लें और इनसे क्लैरिफिकेशन ले लें। ठीक, अपना दिमाग नहीं लगाएं। अगर फीस की अपन बात करें तो भाई यूआर वालों के लिए एक सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के ओबीसी वाले और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो है 600 रुपये का मतलब फीस है। यानी कि क्रीमी लेयर ओबीसी और यूआर और क्रीमी लेयर वाले जो हैं ओबीसी वाले और एमबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना। तो ये जो है इनको 600 फीस है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के जो ओबीसी वाले बच्चे हैं या फिर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं और या एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं उनकी 400 रुपये फीस होगी। और दिव्यांग जन वाले जो हैं उनकी भी 400 रुपये फीस होगी। ये फीस सिर्फ सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ओटीआर नहीं कर रखा है। अगर आपने पहले से ही ओटीआर कर रखा है, आपके लिए कोई फी नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एसएसओ आईडी पे जाके। और एक चीज जो है भाई, ये जरूर ध्यान रखें, जिन बच्चों ने मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात करी है, इन्होंने किसकी बात करी है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में या इस फाइनेंशियल ईयर में आपने दो दो एग्जाम आपने मिस कर दिए है, कोई भी 2 एग्जाम आपने मिस कर दिए, आपका ओटीआर ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको उसको दोबारा से फी भर के 750 रुपये की पेनल्टी भर के आपको उसको रीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा। देन आप फॉर्म आप भर पाओगे इसका। अगर आपने फिर से दोबारा यही गलती करी है दूसरी बार कि अगले फाइनेंशियल ईयर में आपने फिर से 2 एग्जाम आपने मिस कर दी और आप एब्सेंट रहे, तो आपको भाई 1500 रुपये की पेनल्टी देके आपका फॉर्म जो है वो ये जो ओटीआर है वो आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। अदरवाइज जो है आरपीएससी या जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपका जो ओटीआर है उसको ब्लॉक कर देगा। अगर अपन बात करें सेवा का नाम, ये अपने पहले डिस्कस कर ही लिया है। ये 14 जो भर्तियां हैं, ये 14 भर्तियां जो है इसमें सम्मिलित करी है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि और ये जरूरी भी है सीईटी आपको, क्योंकि ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट जो है नेक्स्ट अपन बात करें तो पात्र और उपयुक्त महिला। अब ये वुमेन कैंडिडेट, मान लो ये भर्ती आती है इन विभाग में और आपकी जो महिला कैंडिडेट है वो नहीं मिलते हैं। मान लो कि 10 वैकेंसी है वुमेन्स की, महिलाओं की, और 10 महिलाएं वहां पे उस एग्जाम में मिली ही नहीं, किसी कारणवश वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम मार्क्स नहीं लेकर आ पाए, तो इस वजह से जो वैकेंसी जो 10 पोस्ट है वो उस ही कैटेगरी की सामान्य प्रक्रिया से भरी जाएंगी। क्योंकि वुमेन का रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, तो उसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको दे दी जाएंगी वो सारी पोस्ट है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह तो भाई आपको पता ही है, सारे सर्टिफिकेट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, आपके समय से मतलब वो वैलिडिटी होनी चाहिए उनकी, ऐसे नहीं हो कि एक्सपायर हो रखे हो। अब एक और चीज़ देख लेते हैं अपन कि भाई मान लो कि कोई भी आरक्षित वर्ग की कोई भी ये जो है एस सी एस टी ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन शुल्क के अतिरिक्त, यानी कि अपन रिजर्वेशन की अगर बात करें बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी बार बच्चे शिकायत करते हैं कि हमें तो रिजर्वेशन नहीं मिला है। भाई अगर आपने फी के अलावा एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और एमबीसी जिनको भी रिजर्वेशन है, आपने अगर फी के अलावा एक भी और कंसेशन लिया है, एक भी और फायदा लिया है, एक भी और लाभ जो रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, जैसे एज में रिलैक्सेशन मिलता है आपको या फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स में वो मिलता है, छूट मिलती है, तो आपको जो जब भर्ती आएगी उस टाइम पे आपको यूआर की वैकेंसीज के अगेंस्ट जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फी का, यानी कि जो आवेदन शुल्क, सिर्फ और सिर्फ आवेदन शुल्क का अगर आपने लाभ लिया है, तो आप यूआर के अगेंस्ट, अगर आप यूआर से ज्यादा कट ऑफ जो जाती है जनरल की, उससे ज्यादा नंबर लेके आते हो, तो आप उसके अगेंस्ट कंसीडर कर लिए जाओगे। अदरवाइज आपको उसके अगेंस्ट जो है यूआर वाली वैकेंसी के अगेंस्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने सिंपली समझ ले फीस के अलावा एक और फायदा लिया है आरक्षण का, तो आप सीधे सीधे आप अपनी ही कैटेगरी में आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
यूआर वाली जो वैकेंसी होगी, चाहे आपके नंबर सबसे टॉप क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन अपनी ही कैटेगरी में होगा अगर आपने फी के अलावा कोई और अन्य एक और लाभ लिया है। ठीक है भाई, ये क्लियर होना जरूरी है। अपन बात करें तो भाई भूतपूर्व सैनिकों का, तो ठीक है आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। वही है कि भाई आपका 12.5% आरक्षण है, लेकिन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। सबसे पहली बात तो ये भी क्षैतिज आरक्षण होगा। पहले वर्टिकल होता था लेकिन अब क्षैतिज है। 12.5% आरक्षण है। और दूसरी बात वही है कि भाई मान लो जो सर्विसमैन कैंडिडेट जो है वो नहीं मिलते हैं, अगर मान लो भर्ती आती है आपकी 14 डिपार्टमेंट में से कोई सी भी भर्ती आती है, और उन टाइम पे अगर जो एक्स सर्विसमैन जो हैं वो नहीं मिलते हैं संख्या में जितनी अपनी वैकेंसी थी, तो क्या होगा आपका, उस वर्ष तो चली जाएंगी, लेकिन जो ये वैकेंसी है, जो ये वैकेंसी होंगी एक्स सर्विसमैन की, ये उन उसी कैटेगरी के सामान्य प्रक्रिया से जो है भरी जाएंगी। ठीक है, इसने साफ लिखा है, यानी कि किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दिशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जाएंगी। अब की भर्ती तो ठीक है, वो सामान्य प्रक्रिया से भर लेंगे, लेकिन सेम नंबर ऑफ जो भर्ती होंगी ना, वो आगे के वर्ष में जब भर्ती आएगी तो उस टाइम पे जो उस कैटेगरी की वैकेंसी आएगी उनमें से उतनी जो है एक्स सर्विसमैन को दे दी जाएगी। ठीक है भाई, अब अपन नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। ये जो है उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% का होता है, ये तो चलो बाद की बातें हैं। और अपन का जो मेन जो है भाई, ये है पात्रता से, वो ये 12th स्टैंडर्ड, यानी कि आपकी सीनियर सेकेंडरी आपके पास होनी चाहिए या समतुल्य होनी चाहिए। आपकी 23 भाई, तो ये तो ठीक है, नोटिफिकेशन डेट थी। अंतिम वर्ष वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अंतिम वर्ष वाले तो फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन भाई उनके नियमों के अनुसार उनको शैक्षणिक अर्हता अर्जित करनी अनिवार्य होगी, ये ध्यान रहे आपका, यानी कि एग्जाम से पहले। अपन बात कर लेते हैं, उसकी फी हो गई है आपकी, और ये हो गई है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। एज की अपन बात करेंगे बच्चों, नेशनलिटी, आयु, आयु जो है आपकी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष। जी हाँ, आपकी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष। आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी 2027 को गणना की जाएगी आपकी, यानी कि आवेदन समान पात्रता परीक्षा के लिए 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। ठीक है, ये आयु हो गई आपकी। वही है समान पद, यानी कि सीईटी 2026 इस प्रकार इस विज्ञापन में शामिल पदों के लिए पात्रता परीक्षा है। इन पदों के लिए आयु संबंधी प्रावधान पद विशेष के लिए सेवा नियमों के मान लो, ये तो ये जो एज का जो दे रखा है इन्होंने, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ सीईटी के लिए एज का प्रावधान है। अगर अपन बात करें जो 14 विभाग की जो 14 भर्तियां हैं, उनमें जो है उनके नियम के अनुसार ही वो एज का क्राइटेरिया रखेंगे, अलग से जब भर्ती वो विज्ञापित होगी तब। अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बेटा, तो फॉर्म जो ये 24 जून से लेकर 23 जुलाई को आपके 23 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 24 जून यानी कल से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे, कल से आप फॉर्म भर सकते हो। और 23 जुलाई इसकी जो है अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है। परीक्षा डेट यानी कि एग्जाम जो है आपकी होगी भाई 23 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर, ये बहुत ध्यान रखना। 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर से लेके भाई 25 अक्टूबर के बीच में आपकी एग्जाम होगी। और ये डेट आप लिख लें, अपना टारगेट रख लें, और अभी से जो नए बच्चे हैं वो लग जाए जी तोड़ के। रही बात अपन सिलेबस की, तो सिलेबस अपन अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट करना, कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको सिलेबस पे वीडियो समझनी है, तो आपको वीडियो अलग से हम समझा देंगे उसको। अपन अब बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है उसके ऊपर। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न जो रहेगा भाई, 120 क्वेश्चन आएंगे आपके। एग्जाम का पैटर्न जो रहेगा, 120 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो रहेंगे वो 240 नंबर होगा। 2.5 घंटे का जो है ये पेपर होगा। ठीक है, और सीधी सी बात है, इस बार जो है भाई नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। क्या है? 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है भाई, ये ना भूले। पिछली बार नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रख दिया है। ये सिलेबस है, सिलेबस के बारे में अपन अलग से वीडियो बना लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों, और सब लास्ट में मैं यही कहूँगा, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। ले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करके बताएं हमें। आपको आपको जो भी
आपकी दिक्कत होगी उसका समाधान हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।